Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Now we are discussing the entropy change of universe in an irreversible process. तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए irreversible process कैसा प्रोसेस होता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, आपके पास वन डायरेक्शन में जा रहा होता है। आपके पास तमाम जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं आपके पास वो irreversible है, आपके पास स्पॉन्टेनियस हैं आपके पास। तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आपके पास एंट्रोपी चेंज किस तरह की होगी, लेट डिस्कस इट। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर अकर्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में, जो कि अगर वो प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल है आपके पास तो जो नेट एंट्रोपी चेंज होती है वो आपके पास जीरो होती है। नाउ यहाँ पे लिखा है मैंने, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर अकर्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि जब कोई प्रोसेस इरिवर्सिबली हो रहा होगा आपके पास, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया आपके पास के नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो आपके पास एंट्रोपी जो है उस प्रोसेस की इंक्रीज करेगी आपके पास। आल्दो एनर्जी जो है वो उस प्रोसेस की कंजर्व रहेगी, लेकिन देयर इज अ नेट इंक्रीज इन द एंट्रोपी। तो बेटा इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशंस ले लेते हैं। तो लेट अस कंसिडर conduction of heat from body A to body B in an irreversible manner आपके पास। तो बॉडी A जो है उसका टेम्परेचर आपके पास T1 जो कि हाई टेम्परेचर आपके पास, अगर ये इरिवर्सिबली हीट कंडक्ट करे, स्पॉन्टेनियसली हीट कंडक्ट करे, आपके पास हीट फ्लो करे फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B आपके पास, जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर मौजूद है आपके पास, तो एंट्रोपी में क्या फर्क आएगा बेटा। यू ऑल नो दैट कि आपके पास जो बॉडी B है जिसका टेम्परेचर आपके पास क्या है बेटे T2 है, तो ये हीट गेन कर रही है बॉडी ए से आपके पास स्पॉन्टेनियसली एंड इरिवर्सिबली। तो देयर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ दैट बॉडी। तो मैंने जो आपके पास इस बॉडी के लिए जो एंट्रोपी है उसका फैक्टर उस इक्वेशन की सूरत में या आपके पास इस फ्रैक्शन की सूरत में यूं लिख दिया, देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी फॉर दैट बॉडी। अच्छा, इसी तरह से बेटे आपके पास इससे आपके पास कोई हीट लॉस हुई है आपके पास, तो देयर इज डिक्रीज इन द एंट्रोपी। तो मैंने आपके पास डिक्रीज के लिए लिख दिया आपके पास एस क्यू इरिवर्सिबल बाय T1। T1 आपके पास टेम्परेचर है बॉडी ए का आपके पास। तो देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी बी एंड देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी ए। तो जो आपके पास नेट चेंज इन एंट्रोपी आया मैंने उसको यही लिख दिया आपके पास, बॉडी बी की एंट्रोपी माइनस द एंट्रोपी ऑफ बॉडी ए। अब मजीद आगे जाए बेटा तो मैं इस इक्वेशन को शुरू में भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एस इरिवर्सिबल इज इक्वल टू एस क्यू इरिवर्सिबल इनटू 1/T2 माइनस 1/T1। तो ये दोनों में था आपके पास, आगे आपके पास जो चीज बच गई मैंने ब्रैकेट के अंदर आपके लिए लिख दिया आपके पास। जैसा कि बेटे आपको पता है एज कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर आपके पास, और ये काम स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है आपके पास। मैंने पहले भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटर है किससे आपके पास, T2 से ग्रेटर है आपके पास। आप देखें इस इक्वेशन में, इस फैक्टर में, ये जो T1 है आपके पास ये ग्रेटर है किससे, T2 से। इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे T1 आपके पास क्या है जी, बड़ा है आपके पास। तो जिस वक्त बेटा जी डिनोमिनेटर में आपके पास एक वैल्यू बड़ी होती है आपके पास, तो उसका जो आपके पास नेट रिजल्ट आएगा आपके पास इस डिवीजन के बाद, इस पूरे फैक्टर का आपके पास वो लेस आएगा आपके पास। ये जो माइनस साइन है ये डिक्रीज इन एंट्रोपी है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ आगे, आप देखें कि आपके पास जो 1/T2 है आपके पास, 1/T2 है, ये बड़ा है किससे, 1/T1 से। क्यों कि T1 डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो बड़ी बड़ी वैल्यू मौजूद है आपके पास, तो ये जो फ्रैक्शन होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेस होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/T2 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1/T1 से। अच्छा, अगर मैं इसी को इस इक्वेशन 1 के सेंस में लेकर आऊँ बेटे, आप देखें तो आपके पास इस तरफ कोई बड़ी वैल्यू है आपके पास, ये कोई छोटी वैल्यू है। तो जब आप किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट ऑब्वियस है वो ग्रेटर देन 0 आएगा आपके पास। इस सारी चीज को एंट्रोपी के सेंस में, क्योंकि इक्वेशन 1 आपके पास साथ लिखा हुआ है इसके, एंट्रोपी का भी आपके पास, तो जो एंट्रोपी होगी आपके पास इस केस में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इरिवर्सिबल कंडक्शन ऑफ हीट हो रही है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर, इसके लिए जो एंट्रोपी है बेटा वो नेट एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो लिहाजा वी प्रूव कि व्हेनेवर अ प्रोसेस
occurs in an irreversible manner, in a spontaneous manner, there occurs an increase in entropy. The energy of the system remains constant but the entropy increases. अच्छा, ये जितना मैंने डिस्कस किया बेटा, इसको मैं कॉमन एग्जांपल से भी आपके लिए रख देता हूँ आपके पास. फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी वोल्केनो से आपके पास लावा आ रहा है आपके पास, ठीक है जी, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है. वो गिर रहा है किस में आपके पास, सी वाटर में, जिसका ठंडे पानी में गिर रहा है, जिसका टेम्परेचर आपके पास क्या है जी, लो है. तो ये टेम्परेचर इसका T1, इसका टेम्परेचर क्या है जी, T2 है. ये हाई टेम्परेचर पे, जैसे मैंने बॉडी ए को हाई टेम्परेचर बोला था T1, ठीक है. ये लो टेम्परेचर पे, जैसे मैंने बॉडी बी को क्या बोला था जी आपके पास, ये लो टेम्परेचर पे, इसकी टेम्परेचर मैंने क्या लिया था जी, T2 आपके पास. तो हीट जो है वो लावा से आपके पास पानी के अंदर जो है वो आएगी आपके पास कैसे बेटा, स्पॉन्टेनियसली आपके पास आएगी, इरिवर्सिबली आपके पास आएगी. तो इस केस को भी अगर मैं इन्हीं इक्वेशंस पे रखूं आपके पास, तो इसके लिए भी जो एंट्रोपी है वो नेट क्या करेगी जी, इंक्रीज करेगी. एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन देयर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी. इसका मतलब ये है कि आपके पास जब कभी भी हमारे नेचर में, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है आपके पास, तो अगर वो नेचुरली हो रहा है तो देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी. एनर्जी कांस्टेंट है, देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी. इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि भाई वक्त के साथ साथ हमारी जो यूनिवर्स है वो ड्रिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी. तो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ अगर आपके पास ये ड्रिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो आपके पास यूनिवर्स है वो करीब है, वो आपके पास वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है किसकी तरफ, आपके पास ही थर्मल डेथ की तरफ. क्या मतलब है इस थर्मल डेथ से, क्या मुराद है आपके पास, मुझे पता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी क्या है जी, डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ये क्यू आपके पास किसके बराबर आ गई, डेल्टा एस इंटू टी. आप अगर इस साइड को देखें बेटा, एस इज एंट्रोपी एंड इट इज ड्यू टू हीट. तो ऐसी हीट जो कि आपके पास इनकॉर्पोरेट कर गई है इन द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी, बिगाड़ की सूरत में किसी बॉडी के अंदर मौजूद है, या वो आपके पास यूनिवर्स में चली गई है और वो बिगाड़ की सूरत में, और टेम्परेचर आपके पास टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास. तो ये दोनों फैक्टर जो हैं दे एक्चुअली शोज द अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये आपको अवेलेबल नहीं है फॉर द यूजफुल वर्क. तो लिहाजा जो जो आपके पास ये नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं आपके पास, एंट्रोपी जो है आपके पास वो मैक्सिमम की तरफ जा रही है. यूनिवर्स की जो आपके पास एंट्रोपी है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू. इससे मुराद ये है कि आपके पास जो अनअवेलेबल एनर्जी आपके पास, वो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, और हमारे पास यूजफुल वर्क करने के लिए जो अवेलेबल एनर्जी होगी, अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आएगा आपके पास कि वो ना होने के बराबर होगी आपके पास. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एंट्रोपी जो है वो आपके पास स्टेट फंक्शन है. तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होने की वजह से डिपेंड करेगी आपके पास दूसरे स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर भी. तो दूसरे स्टेट वेरिएबल्स कौन से आपके पास, प्रेशर है आपके पास, टेम्परेचर है आपके पास, और वॉल्यूम है आपके पास. तो हम अब डिस्कस करेंगे आपके पास कि एंट्रोपी जो है वो कैसे चेंज होती है इफ वी चेंज द टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम. तो पहले इसे में बेटा हम डिस्कस करते हैं आपके पास entropy change of an ideal gas in terms of temperature and volume. कि अगर मैं टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करता हूँ आपके पास, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वॉल्यूम में आपके पास भी इंक्रीज या डिक्रीज आएगा. तो प्रेशर और वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से आपके पास एंट्रोपी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, हम इस बारे में डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि बेटा आपको पता है कि एंट्रोपी की बेसिक डेफिनेशन क्या है आपके पास, कि it is equal to the ratio of heat divided by the temperature T. Call this equation 1. और आपको पता है बेटे, according to first law of thermodynamics, आपके पास जो dq की वैल्यू होती है आपके पास, चेंज इन हीट आपके पास किसके बराबर होता है आपके पास, सी dE प्लस pdV के बराबर होता है आपके पास. आप अगर इस dq की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें आपके पास, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास बेटे, वो इक्वल हो जाएगी किसके जी, ds इज इक्वल टू dE प्लस pdV डिवाइडेड बाय t आपके पास. नाउ वी प्रोसीड फर्दर. तो आपके पास बेटे देखें यहाँ पर आपके पास है जी, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इस ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसकी सूरत क्या बन जाएगी आपके पास, TdS इज इक्वल टू dE प्लस pdV के बराबर आ जाएगी आपके पास.
हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से पता है आपके पास वो किसके बराबर होती है आपके पास सी इट इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज फॉर एवरी 1 डिग्री rise or fall in temperature there is 1 degree increase or decrease in internal energy of the system। अगर मैं इस पोर्शन को DE के लिए बनाऊं बेटे आपके पास फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो आपके पास DE किसके बराबर आ जाएगा NCVDT। here n represents the number of moles of gas। in a similar fashion we also know that from ideal gas equation आपको पता है बेटे वो किसके बराबर होती है जी, वो बराबर होती है PV is equal to nRT। तो आप P के लिए वैल्यू निकालें बेटा, क्या आ गया आपके पास P is equal to nRT by V। अब मेरे पास जो है वो दो फैक्टर्स आ गए बेटे, आप देखें, एक आपके पास है DE की वैल्यू ये वाला, और दूसरा वेक्टर है आपके पास प्रेशर P की वैल्यू ये वाला आपके पास। अब आप देखें बेटा इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पर है DE, तो इस DE की जगह पे मैं लिख देता हूँ NCVDT और इस P की जगह पे मैं लिख देता हूँ जी nRT by V। तो मेरे पास जो इक्वेशन 2 है इसकी सूरत चेंज होकर आपके पास क्या बन जाएगी, देखें जरा इक्वेशन 2 किसके बराबर आएगी, TDS इज इक्वल टू NCVDT, DE की जगह पे मैंने ये लिख दिया प्लस P की जगह पे क्या लिख दिया जी nRT by V, और आगे आप देखें ये वाला DV, ये यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 2 में भी DV है मौजूद है आपके पास। आप इस इक्वेशन को जो ऊपर लिखी हुई है इसको डिवाइड करें आपके पास T से, तो आपके पास यहाँ से कट जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या बच गई बेटे, DS इज इक्वल टू NCV प्लस DT बाई T, ये डिवीजन में इधर आ गया आपके पास, प्लस NR, ये T कैंसिल हो गया आपके पास, DV बाई V। तो आपके पास ये इक्वेशन 3 होगी। नाउ बेटे if you want to calculate the entropy, appreciable change in entropy in terms of appreciable change of temperature and volume, तो हम equation 3 को integrate करते हैं in limits of entropy as temperature T and volume V। तो आपके पास क्या सूरत बनी equation 3 की, आप देखें बेटा, तो ds here it is ds साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो S1 है वो शो कर रहा है एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट, S2 जो है वो शो कर रहा है एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट। इसी तरह से आपके पास NCV जो कि कांस्टेंट है, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt बाय t एंड टेम्परेचर T1 इन इनिशियल कंडीशन और T2 जो है आपके पास वो फाइनल स्टेट में आ गया आपके पास। इसी तरह से n और कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर रखा मैंने इसको, आपके पास क्या है साइन ऑफ इंटीग्रेशन V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, और फिर उसी तरह से dV बाय V आपके पास आ गया। नाउ इस पूरी इक्वेशन को, इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, तो पहली वीडियोस में मैं आपको करा चुका हूं बेटे, आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसका सॉल्यूशन आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, S2 माइनस S1 के, जैसे मैं लिख सकता हूं डेल S। नाउ डेल्टा S इज एन एप्रिशिएबल चेंज, जो ds थी आपके पास बेटा वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही थी, अपॉन इंटीग्रेशन हमने ds को डेल S कर दिया एप्रिशिएबल चेंज, ठीक है। आगे बेटे क्या है, NCV यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल से बाहर था आपके पास, वंस अगेन इस इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास, तो बाय द फंडामेंटल इंटीग्रल लॉ जो है आपके पास उसे आप सॉल्व करें बेटे, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाय T1 प्लस NR इंटीग्रल से बाहर है इनटू वंस अगेन इसका सॉल्यूशन क्या है जी, नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1 आ गया आपके पास। दिस इज नाउ इक्वेशन 4। इफ इन दिस इक्वेशन आप देखें बेटा, मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूं, मतलब पहले मैं इक्वेशन को ले रहा था फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अब मैं इसे 1 पुट करूं तो आपके पास इक्वेशन में आपके पास n की जगह पे 1 आ जाएगा, और नेचुरल लॉग को अगर मैं चेंज करूं लॉग 10 में, तो इंट्रोड्यूस करूंगा कांस्टेंट 2.303। इक्वेशन 4 आपके पास एक न्यू शक्ल में आ गई, वो कौन सी आपके पास, डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 कांस्टेंट CV, ये आ गया आपके पास, n इज इक्वल टू 1 मोल, नेचुरल लॉग चेंज हो गया, लॉग 10 में चला गया, T2 बाय T1 प्लस फिर उसी तरह से नेचुरल लॉग के लिए 2.303 और आपके पास ये आ गया n इज इक्वल टू 1 मोल, लॉग ऑफ V2 बाय V1 आपके पास आ गया, ये इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन की कुछ सिग्निफिकेंस है, हम उसे डिस्कस कर देते हैं। अब जरा गौर से सुने बेटे, आपके पास क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें बताएगी आपके पास कि आप टेम्परेचर T को ज्यादा करें या कम करें आपके पास, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा। नाउ लेट इफ टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये जो है आपके पास ये इंप्लाई कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास हीटिंग स्टेट को,
कि जो फाइनल टेम्परेचर है गैसियस सिस्टम का वो इनिशियल से ज़्यादा है, मतलब गैस हीट अप हुई है आपके पास, तो ऑब्वियसली फिर बेटा क्या होगा, जो आपके पास V2 है आपके पास वो ग्रेटर होगा किससे जी, V1 से आपके पास। तो इस केस के लिए जो एंट्रोपी है आपके पास वो इंक्रीज करेगी, इसका रिजल्ट क्या होगा आपके पास ही पॉजिटिव होगा आपके पास। सिमिलरली अब मैं इसके अगर उलट बात करूं बेटे क्या, कि अगर आपके पास जो टेम्परेचर T2 है वो लेस हो किससे आपके पास टेम्परेचर T1 से आपके पास, तो ऑब्वियसली फिर V2 जो है वो लेस होगा किससे जी, V1 से आपके पास। तो फिर ये टेम्परेचर T2 लेस T1 से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी स्टेट को, कूलिंग स्टेट को आपके पास। तो वॉल्यूम में भी आपके पास क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो अगर मैं इस केस को इस इक्वेशन पे पुट करूँ आपके पास, तो इसके लिए जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो आपके पास डिक्रीज करेगी। तो मैं कंक्लूड करता हूं अपनी दोनों सिग्निफिकेंस को आपके पास, कि जब जब आप किसी भी गैस का हीट अप करेंगे, दैट इज कि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे फ्रॉम T1 टू T2, तो आपके पास ये गैस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये हीटिंग को। इस केस में आपके पास एंट्रोपी ज्यादा होगी। और जब कभी भी आप टेम्परेचर T2 को आपके पास जो आपका टेम्परेचर T2 है वो लेस हो किससे, T1 से, ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलिंग केस को आपके पास। तो इस केस में जो एंट्रोपी है आपके पास वो क्या करेगी जी, डिक्रीज करेगी। नाउ बेटे हम डिस्कस करते हैं एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इससे पहले हमने डिस्कस किया है एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ आपके पास क्या था जी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम अगर प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करें तो एंट्रोपी में आपके पास इंक्रीज आएगा डिक्रीज आएगा आपके पास, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए बेटा हम इक्वेशंस को कुछ बनाते हैं। तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, या आपके पास T इधर आ जाए तो PV बाई T इज इक्वल टू nR। इनिशियल कंडीशन के लिए क्या बन जाएगा आपके पास, P जो है वो चेंजेस टू T1, B जो है वो चेंजेस टू B1 एंड T जो है वो चेंजेस टू T1 इक्वल्स टू nR। और इसी तरह से आपके पास फाइनल स्टेट के लिए क्या बन जाएगी आपके पास, P1 चेंजेस टू P2, B2 एंड देन T2 इज इक्वल टू nR। अब अगर आप देखें बेटा ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये बराबर आ रहे हैं किसके जी, nR के, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फिर आपके पास कैसे, P1 B1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 B2 डिवाइड बाई T2। अब इस फैक्टर को अगर मैं V2 बाई V1 के लिए बनाऊं, ये आपके पास बेटा आ गया V2 और ये आ गया आपके पास क्या जी, V1। V2 बाई V1 के लिए बनाऊं तो हमारे पास इक्वेशन की सूरत क्या बनी, P1 T2 डिवाइड बाई P2 T1 आपके पास बन गई। अच्छा अब ये जो फैक्टर है V2 बाई V1, अब जरा गौर से देखें आपके पास, इस फैक्टर को मैं पुट करता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में मैं डाल देता हूँ आपके पास, इक्वेशन 4 बेटा ये रही आपके पास, ठीक है। और इसमें जो जहां पे मैं वैल्यू पुट करूंगा आपके पास वो ये है V2 बाय V1। इसकी जगह पे मैं आपके पास P1 T2 डिवाइड बाय P2 T1 में लिखूंगा आपके पास। तो इक्वेशन की सूरत क्या बनी बेटे, डेल्टा S आपके पास आ गया ये, उसी तरह से NCV ln ऑफ T2 बाय T1 प्लस nR अपनी जगह पर आपके पास, ln अपनी जगह पर आपके पास, और ये क्या है जी, P1 T2 डिवाइडेड बाय P2 T1 आपके पास आ गया जी। अच्छा अब आप देखें बेटा, तो आपके पास क्या है जी, मैं नेचुरल लॉग को जो है आपके पास वो अप्लाई करता हूँ किसके ऊपर, आपके पास ही टेम्परेचर के ऊपर भी और प्रेशर के ऊपर। बाकी इक्वेशन उसी तरह से क्या बनी, डेल्टा S इज इक्वल टू MCV ln ऑफ T2 बाय T1 प्लस nR ln ऑफ T2 बाय T1 प्लस nR ln ऑफ P1 बाय P2 आपके पास आ गई। अच्छा ना आप देखें बेटा आपके पास तो दो फैक्टर्स, दो चीजें आपके पास आ रही हैं, कौन कौन सी हैं। आप अगर इसको यहां तक देखें बेटा, ठीक है, इन दोनों में आपके पास कॉमन कौन सी चीज है आपके पास, मैं इसको रेड में आपके लिए लिख देता हूं, आपके पास n कॉमन है ये वाला, तो n इसमें भी आपके पास, ठीक है। इसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाय T1 आपके पास इसमें भी आ गया, और इसी तरह से आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1 इसमें भी आ गया आपके पास। तो मैंने लिया हुआ है क्या, कॉमन ले लिया क्या चीज ही, n और नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाय T1। अंदर क्या बच गया आपके पास ही, CV प्लस
आर आपके पास तो निकली बच गया। बाकी इक्वेशन उसी तरह से आपके पास क्या है जी, एन आर ln ऑफ P1 बाय P2 के बराबर आ गया आपके पास। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन जो कि शो कर रही है आपके पास रिलेशनशिप ऑफ एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करें तो ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा आपके पास, और फिर इसी तरह से एंट्रोपी की वैल्यू जो है आपके पास वो पॉजिटिव होगी एंड वाइस वर्सा। नाउ कुछ थोड़ा और इस इक्वेशन से बेटा निकाल लेते हैं आपके पास। आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें अगर मैं प्रेशर P1 को इक्वल ले लूं P2, तो मतलब कौन सा कंडीशन आपके पास, आइसोबैरिक कंडीशन आपके पास, प्रेशर कांस्टेंट आपके पास, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। तो आपकी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये वाली, कॉल दिस इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 रिड्यूस होकर किस शक्ल में आ जाएगी आपके पास, डेल्टा S इज इक्वल टू n CV प्लस R ln ऑफ T2 बाय T1। ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ आइसोबैरिक कंडीशन व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। इसी तरह से बेटे अगर इक्वेशन 5 में ये जो फैक्टर T2 बाय T1 है आपके पास, इसे मैं यूं इस तरह से ले लूं कि टेम्परेचर T2 जो है T1 के बराबर हो, आइसोथर्मल कंडीशंस हो आपके पास, तो इक्वेशन 5 जो है वो किस सूरत में आ जाएगी, डेल्टा S इज इक्वल टू NR प्लस ln ऑफ P1 बाय P2। तो अब ये जो आपके पास है ये कौन से प्रोसेस के लिए आपके पास है जी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। एक इक्वेशन 5 से आपने आइसोबैरिक भी निकाल दिया, आइसोथर्मल भी निकाल दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आइसोकोरिक कैसे निकालें, तो इसके लिए आप इक्वेशन 4 को देख लें बेटा, जहां पर आपके पास जो वॉल्यूम V2 और V1 आपको नजर आ रहा है। अब अगर ये जो वॉल्यूम है आपके पास ये V2 बराबर हो जाए किसके जी, V1 के बराबर हो जाए, तो आपके पास कंडीशन ऑब्वियसली कौन सी होगी जी, आइसोकोरिक होगी। तो आपके पास एंट्रोपी किसके बराबर हो जाएगी जी, NCV ln ऑफ T2 बाय T1 के बराबर हो जाएगी। तो ये जो है आपके पास ये शो कर रही है चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एट आइसोकोरिक कंडीशंस के ऊपर आपके पास ये रिजल्ट्स आ